अजीत आनंद, तुम ही अजीत आनंद हो ना? शहर से दूर, झील के किनारे, इस ऊंचाई पर, ऐसी सुनसान जगह पर अगर बुलाओगे तो मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे अपने ऑफिस में बुला सकते थे और या तुम मेरे ऑफिस में भी आ सकते थे। जो बात मुझे तुमसे करनी है वो बात ऑफिस में नहीं हो सकती थी। हमसे झगड़ा मोल लेकर तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। कारोबार में झगड़े होते ही रहते हैं। मैं कारोबार की नहीं, लूट मार की बात कर रहा हूं। मिस्टर अजीत आनंद, तुम्हारी जिंदगी प्राइमा फैक्ट्री में क्लर्क के तौर पर शुरू हुई थी। तुम वहां के सेल्स एंड परचेस डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। कुछ भी खरीदते तो रिश्वत खाते, अगर कुछ बेचते भी तो भी अपनी जेब भरते थे। तुम्हारी ये बात तुम्हारे मालिक को पता लग गई और उसने तुम्हें पुलिस में देने की धमकी दी, लेकिन बेचारा एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। तुमने उसकी बेवा से वो फैक्ट्री बहुत ही सस्ते दामों में खरीद ली। तुम्हारी सूझबूझ की वजह से फैक्ट्री चल निकली, तुम दौलतमंद हो गए। लेकिन वो आदमी, वो किलर, वो खूनी फिर से तुम्हारे पास वापस आया, एक जमीन की डील में। जमीन दिल्ली के दिल में थी, बहुत कीमती थी। मसला सिर्फ इतना था कि उस जमीन पे लोगों के छोटे छोटे घर थे। और आज उस जमीन पर क्या है? तुम ही कह रहे हो तो कहते जाइए, मैं सुन रहा हूं। ऑफ कोर्स, आज उस जमीन पर एक बहुत बड़ा क्लब है, तुम्हारे ही नाम से, आनंद क्लब। राइट? राइट। तुमने अपने पार्टनर को जमीन खाली करवाने के पूरे दाम दे दिए थे, लेकिन तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारी तरक्की देखी नहीं गई। वो तुमसे जलने लगा और उसने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा कि उसका भी एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे पिछले मालिक की तरह। लेकिन तुम समझदार थे, तुम अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। तुमने खुद उसे फैक्ट्री के बॉयलर में धकेल दिया। और फिर क्या था? तरक्की, तरक्की और तरक्की। आज तुम तकरीबन 50 करोड़ के मालिक हो। तुमने अपने लिए बहुत अच्छा किया है। एक क्लर्क से करोड़पति तक सिर्फ 9 साल हो गए। अगर मैं तुम्हारी इस दास्तान को फर्ज करो सच मान भी लूं तो क्या, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने मेरी मां के खिलाफ, यानी हमारे खिलाफ कुछ भी सोचा तो मैं तुम्हारी कॉर्पोरेशन को बर्बाद करके रख दूंगा। धमकी एक तरफ, मगर तुम्हारी धमकी के पीछे कुछ डिमांड है। क्या मांगने आए हो? नोसल कॉर्पोरेशन। मुझे तुम्हारी नोसल कॉर्पोरेशन चाहिए। आदिवासियों की वो जमीन चाहिए मुझे जिस पर तुम्हारी कंपनी खड़ी है। मैं जतन अजमेरा को कटे हुए मुर्गे की तरह तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। यानी कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हो? इसमें मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बना सकता हूं। पार्टनर? तुम मिला सिंघानी के सच्चे सपूत हो। कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे खरीदकर तुम खुद बिक गए। ललित, तुम यहाँ? अंदर आओ माँ, मैं सब समझाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ? माँ, आप हर वक्त मेरी नजरों के सामने थे। मेरे लोग आप पर नजर रख रहे थे। वो लोग आपका पीछा कर रहे थे और पीछा कर रहे हैं। अरे, तुमने अपनी माँ के पीछे कुंडे लगा रखे थे? नहीं माँ, सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए। आप अंदर चलिए ना, बैठ के बात करते ना, चलिए ना। बात तो तुमसे करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था, एक बार मुझे अकेला छोड़ दो। जाहिर है ये बात किसी को मंजूर नहीं थी।
तुम मर्द औरतों पर भरोसा क्यों नहीं करते? ऐसी बात नहीं है मां। आपने पापा को कहा कि आप उन्हें यह नहीं बताएंगे कि आप कहां जा रही हैं और क्यों। पापा ने आपको जाने दिया क्योंकि आप उनकी बीवी हैं, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां। रिश्ते इंसानी दिमाग को धुंधला कर देते हैं। कोई भी चीज साफ नजर नहीं आती। सारी जिंदगी मुझे कोई उलझन नहीं हुई कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सब कुछ एकदम साफ नजर आता था। लेकिन अब मुझे कुछ भी चाहने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए या नहीं। इसमें बुराई क्या है कि दो आदमियों की चाहत साझी हो? बुराई इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें खुशी ज्यादा है। लेकिन आपके दिमाग की आजादी तो गई। आपका दिमाग जज्बात की धूप छांव का शिकार हो गया। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी गुजर गए। 20 साल तक मैं उनकी याद में रोती रही। लेकिन जब रोहित मेरी गोद में आया, मैं सब कुछ भूल गई। मैं अपने पिताजी को भी भूल गई। मेरे आंसू सूख गए, मानो मेरे आंसुओं का खजाना खत्म हो गया। ये रंज की बात है ना प्रिंस? हाँ भी और ना भी। जब कोई इंसान रोना भूल जाए तो उसके अंदर कहीं कुछ मर जाता है। सिर्फ लाशें नहीं रोती। हाँ, अगर कोई ये फैसला कर ले कि वो नहीं रोएगा तो ना सिर्फ उसने खुद को बल्कि अपने खुदा को भी पा लिया। मैंने खुद को भी पा लिया और अपने खुदा को भी पा लिया। तुम्हें तुम्हारा खुदा ये यकीन दिलाता है कि तुम्हारे आंसुओं का खजाना अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम एक बार फिर रो। ईला जी यहाँ आ जाए, पेपर्स तैयार हो जाए और होटल शुरू हो जाए। उसके बाद तुम्हारी आंखें गंगा जमुना की तरह फिर बहेंगी। लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे। होश में आओ, होश में। और मेरी तरफ नहीं, नीचे वैली में देखो, जहां तक देख सकते हो। अपने दिमाग को जगाओ, आंखें खोलकर बताओ कि जो तुम देख रहे हो और जिसे देख रहे हो उसे पहचानते हो या नहीं। मरना तो तुम्हें है ही, आधे तो तुम मर चुके हो। सवाल तुम्हारी बाकी आधी जिंदगी का है। तिल तिल करके मरोगे जैसे कि मर रहे हो, या आराम की नींद सोना पसंद करोगे जैसे बच्चे मां की गोद में सो जाते हैं। नीचे देखो और जोगी को पहचानो और अपनी मौत का फैसला खुद करो।
जीते रहो। यहाँ कौन कौन जानता है कि मैं आ गई हूँ? आंटी जानते तो सभी है कि आप यहाँ आ रही हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि आप यहाँ आ चुकी हैं। गुड। मिसेस अजमेरा कहाँ है और क्या कर रही है? वो इस वक्त अपने होटल में है और आपका इंतजार कर रही है। मिसेस अजमेरा का बेटा भी यहाँ आ गया और इस वक्त अपनी माँ के साथ है। ललित, इस खतरे में बेटे को अपनी माँ के पास ही रहना अच्छा है। जोगी, वो यही है बबी। माय इंस्टिंक्ट से वो यही है। उसकी हर फोन से जो खुशबू मुझे आती थी, वो ये खुशबू मुझे बलदाने ऐसा आ रही है। मैंने रोहित को अलर्ट कर दिया है और हर तरह से सचेत रहने को भी कह दिया है। और जैसा कि आपने कहा था, सोनाली को कुछ नहीं बताया। मानती हूँ कि सोनाली फिर से किसी गलत आदमी से मोहब्बत कर बैठी है। मूर्ख है, मूर्ख। लेकिन क्या मूर्ख होने से वो मेरी बेटी नहीं रही? मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर उसकी बेवकूफी का कुछ अंश मुझ में है, तो मेरी समझदारी का कुछ हिस्सा उसमें भी होगा। अरे, मैं शतरंज खेलना सीख रही थी। तुम लोग इतना अच्छा खेलते हो कि मुझे लगता है मैं पीछे रह जाती हूँ। हर बार हर काम में पीछे रह जाती हूँ। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे खेलना सिखाओगे? बड़ी माँ यहाँ आ गई। माँ? यहाँ? कब? कहाँ? बल्दानिया में बॉबी के साथ किसी होटल में ठहरी है। तुम क्या कह रहे हो? माँ बल्दानिया में है, फिर होटल में क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगले 2 दिन शायद हम सब के लिए नाजुक होंगे। जानती हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी आई हैं। पेपर साइन होंगे, होटल की मुहूर्त पूजा होगी, फिर होटल का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे, तुमने कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढा? आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हैं शायद। अगले 24 घंटों में बहुत सारे अहम फैसले होंगे। कुछ भी हो, चाहे कोई घटना या फिर दुर्घटना, हम सब वही करेंगे जो बड़ी माँ कहेंगी। आप भी वही करेंगी जो बड़ी माँ कहेंगी। अगर मैं भी आपसे कुछ कहूँ करने को, तो यकीन जानिएगा मैं जो भी कुछ कह रहा हूँगा वो बड़ी माँ ही कह रही होंगी। रोहित, तुम मुझे डराने आए हो? सच पूछे तो मैं भी बहुत डरा हूँ माँ। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है माँ। हमेशा की तरह हमारी रक्षा करने आएंगी ईला सिंघानी। आइए, आप ही का इंतजार था। कहिए। बहुत जल्द सच का पता चलने वाला है। वो दोनों लड़के आ गए? वो दोनों मिल गए और उन दोनों को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया गया है जहां पर वो लोग जोगी की पहचान कर सकते हैं। पूरा बल्दानिया नजर में है और अब तो कुछ ही पल में सच की खबर मिलने वाली है। बॉबी, प्लीज वेट आउटसाइड। ललित, मैं तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। Absolutely not. भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इनसे कह सकती हैं और मैं नहीं सुन सकता। मिसेस अजमेरा, हमें जो करना है हम अकेले ही करेंगे। इसमें और किसी का दखल नहीं हो सकता, खास तौर से हमारे बेटों का। मैडम ईला सिंघानी, जितना आप इस तरह का रवैया अपनाएंगी
उतना ही मेरे यहां से जाने की संभावना कम होगी। मैं आपको अपनी मां के साथ बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जो कहना है, हमें जो करना है, इससे तुम्हारा किसी तरह का कोई संबंध नहीं। चंद्रलेखा, ये तुम्हारे, मेरे और जोगी के बीच है। अगर वो जोगी है तो। ललित, हमें अकेला छोड़ दो। ललित में और मुझ में प्यार का फूल तो अब महका है। क्या कोई आंधी इस खुशबू को उड़ा ले जाएगी? मैंने ललित को बहुत रोका, मगर उसके सिर पर माझी की मदद के लिए बलदानिया जाने की जिद सवार थी। माया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, सच बता देना चाहती हूँ। ललित ने बलदानिया जाने से पहले ये सब नहीं कहा जो तुम कह रही हो, बल्कि उसने ये कहा कि वो बलदानिया जाके जोगी को खत्म कर देगा। ये क्या कह रही हो तुम? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं उसे वहां जाने से रोक लेती। तुम क्या समझती हो माया? हमने नहीं रोका? बहुत रोका माया, मैंने और जतिन ने बहुत रोका। जतिन ने तो उसे ये भी कहा कि वो बलदानिया जाके माझी को वापस ले आएगा। जानती हो ललित ने क्या कहा? उसने कहा, जतिन, तुम एक अच्छे बेटे हो, एक अच्छे पति हो और एक अच्छे भाई भी हो, मगर तुम उतने शातिर और मक्कार नहीं जितना कि वो चालाक भेड़िया जोगी। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए इला सिंघानी वहां गई है। क्योंकि वो चालाक भी है, शातिर भी है और मक्कार भी। मैं तो यही दुआ करती हूं कि वो दोनों लड़के यही कहे कि प्रिंस जोगी नहीं है। यही साबित हो कि हम अंधेरे में किसी साए के पीछे दौड़ रहे हैं। सोनाली का सवाल है, मेरी बेटी की उन खुशियों का सवाल है जिसके लिए वो उम्र भर तरसती रही। और मैं नहीं चाहती कि वो उन खुशियों से महरूम रहे। लेकिन अगर प्रिंस जोगी है तो जरा सोचिए, उसने हमारे साथ क्या किया। हमारे बच्चे किडनैप किए, हीरे के जरिए हमसे पैसे वसूल किए और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे कोई जोगी था ही नहीं। कोई निशान नहीं, कोई सुराख नहीं। एक ही बार में सिंघानीज और अजमेरास को इतना छोटा बना दिया जैसे हम कुछ है ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी जोगी से करती हूं। उसने मेरे पति को, हसमुख अजमेरा को, मौत के चौखट तक पहुंचा दिया, दिल का दौरा दिया उन्हें और उनसे वो विश्वास छीन लिया जो उनको अपने उसूलों पर था। मैं पूछती हूं, दुनिया को हसमुख जैसे लोगों की जरूरत है या जोगी जैसे? अगर इस दुनिया में जीना है तो जोगी जैसे लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा। हसमुख के लिए, उनके उसूलों के लिए आप जो महसूस करती है, शायद इसीलिए आप वहां हैं जहां मैं शायद हो सकती थी। लेकिन शायद आप मेरा बुनियादी सवाल समझ नहीं रही हैं। बुनियादी सवाल ये है कि सही कौन है। हम जो समाज में रहते हैं
और समाज के बनाए हुए कानून पर चलते हैं, या जोगी जैसा इंसान जो अब भी जंगल में रहता है और जंगल के कानून को ही अपनाता है? क्या हम भी जंगल के कानून को अपना लेंगे? ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर हम उसे अपनी बुलंदी तक नहीं ला सकते तो क्या हम उसकी पस्ती तक गिरेंगे? अगर गिर गए तो जोगी पूरी तरह से जीत जाएगा और मैं, तुम, हसमुख पूरी तरह से हार जाएंगे। आप क्या कहती हैं? अगर प्रिंस ही जोगी है तो क्या उसे होटल बनाकर देंगे? आपकी बेटी की उससे शादी करा देंगे और उससे कहेंगे कि बेटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, 5 स्टार होटल में जुग जुग जियो, फूलो फलो, क्योंकि हम तुम्हारे जंगल के कानून का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या यही कहने के लिए, यही आशीर्वाद देने के लिए आप बलदानिया आई हैं? बिल्कुल नहीं। जोगी जैसे इंसान को मौत से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत तो मुक्ति है, हमें उसकी मुक्ति नहीं, सजा के बारे में सोचना है।